अभी एंट्रीज में अपन देखते हैं, अपन ने अभी की थी जर्नल एंट्रीज, यानी सिंपल जो एंट्रीज होती है वो। अभी अपन देखते हैं मिक्स्ड एंट्रीज, मिक्स्ड जर्नल एंट्रीज, या इसको कहते हैं कंपाउंड, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। यानी एक दिन में एक जैसी जो एंट्रियाँ होती है उनको अपन अलग अलग एंट्रियाँ करते हैं, है ना। तो उनको अलग एंट्री न करके एक दिन में एक जैसी एंट्री को अपन एक ही जगह कंबाइन कर देते हैं, तो उसको अपन कहते हैं मिक्स्ड एंट्रीज। जैसे जनवरी 1 सैलरी पेड ₹5000, जनवरी 1 वेजेज पेड ₹3000। ठीक है, तो इस तरीके से दो एंट्रियां हैं। अब इसको अपन जर्नल एंट्री अपन इसको बनाए, तो सैलरी पेड किया तो अपने पास से पैसा गोज आउट हुआ, कैश गोज आउट हुआ, और किस फॉर्म में हुआ, किस रूप में हुआ, सैलरी के रूप में। तो अपन इसकी एंट्री करेंगे तो एक तो होगा सैलरी, ठीक है। दूसरा कैश, सैलरी रियल अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस है ना, तो नॉमिनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। अब सैलरी पेड की है यानी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट का रूल है, एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट का रूल है कि कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो ये गोज आउट हो रहा है, कैश अपने पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से जनवरी 1 को ही दूसरा ट्रांजेक्शन है वेजेज पेड, यानी कैश अपने पास से गोज आउट हो रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है, वेजेज के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो दो एंट्री ट्रांजेक्शन होंगे, फर्स्ट वेजेज और दूसरा कैश, ये 2 टर्म्स होंगी, वेजेज नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है कम्स इन एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ठीक है, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पे वेजेज पेड किया, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे, ठीक है। सेकंड कैश, अपने पास रियल अकाउंट गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ देखो, ये ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन, जब अपन इसको जर्नल में एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री इसकी बनती है इस तरीके से। अपन जर्नल एंट्रीज करेंगे, जैसे कल अपन ने फॉर्मेट लिया था, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन इसमें एंट्री करते हैं, ठीक है। एंट्री करेंगे तो जनवरी 1 अपन ने ट्रांजेक्शन डेबिट है सैलरी और क्रेडिट में है कैश, तो एंट्री होगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5000 टू कैश अकाउंट, ठीक है, 5000। फिर जनवरी 1 को सेकंड ट्रांजेक्शन, वेजेस डेबिट है और कैश क्रेडिट है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है, ₹3000। अब देखो, इस तरीके से अपन ने कब एंट्रियाँ की, यानी जनवरी 1 को दो ट्रांजेक्शन्स हुए, दोनों में देखो सेम चीज़ क्या है कि इसमें भी कैश क्रेडिट में है, इसमें भी कैश क्रेडिट में है। तो अपन ने दो एंट्रियाँ की, इसकी जगह अपन एक ही एंट्री कर देंगे, जिसको अपन कंपाउंड एंट्री या मिक्स्ड एंट्री कहते हैं। तो इसकी एक एंट्री कैसे होगी, जनवरी 1 देखो, कैश इसमें भी क्रेडिट है, कैश इसमें भी क्रेडिट है, तो दोनों कैश क्रेडिट है, तो और इसमें सैलरी डेबिट है, इसमें वेजेज डेबिट है। तो अपन क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, ये ₹5000 था, ये ₹3000 टू कैश अकाउंट, टोटल ₹8000। इस तरीके से अपन ने दो अलग अलग एंट्रियों की बजाय जनवरी 1 को एक ही एंट्री कर दी, यानी सैलरी डेबिट था, वेजेज डेबिट था, तो दोनों को अपन ने डेबिट में नाम डाल दिया। अब क्रेडिट में कैश दोनों में सेम है, इसलिए एक ही बार अपन ने कैश क्रेडिट
कर दिया और इनका टोटल जो होता है वो अपन इसमें कर लिया। तो इस तरीके से जब अपन एक ही एंट्री बना देते हैं, दो ट्रांजेक्शन जो सेम डे और सेम टाइप के होते हैं उसकी कंपाउंड एंट्री अपन इस तरीके से बना देते हैं, कहलाती है मिक्स्ड एंट्रीज या कंपाउंड एंट्रीज। ये ध्यान रखना, एक ही दिन में ये ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट डे का होगा तो अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, उसका कंपाउंड एंट्री नहीं बनेगा। फिर अपन लेते हैं एक और ट्रांजेक्शन, जैसे मई 1 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हनुमान स्टोर ₹10,000 एंड मोहन किराना स्टोर ₹8,000। ठीक है, अब देखो गुड्स परचेज फ्रॉम हनुमान स्टोर एंड मोहन किराना, दो फर्मों से अपन ने गुड्स परचेज किया, तो इनका अपन ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे? गुड्स परचेज हुआ तो फर्स्ट इज परचेज। ठीक है, सेकंड दो फर्में हैं जिनसे अपन ने माल खरीदा है, एक हनुमान स्टोर और एक मोहन किराना, तो अपन नोट करेंगे हनुमान स्टोर मोहन किराना स्टोर। ठीक है, अब यहाँ देखो परचेज माल कम सिन हुआ है, खरीदा अपन ने, है ना, तो परचेज रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट यानी परचेज कम सिन हुआ है माल, तो इसको अपन डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो हनुमान स्टोर और मोहन किराना स्टोर दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। अब दोनों ही कंडीशन में एक ही दिन के ट्रांजेक्शन है दोनों, यानी दो व्यक्ति और दो फर्मों से अपन ने माल परचेज किया, तो इस कंडीशन में ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट है और दोनों ही क्रेडिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवर है इसलिए इसको भी क्रेडिट करेंगे, इसको भी क्रेडिट करेंगे, तो अपनी जनरल एंट्री हो जाती है, इसको क्रेडिट करेंगे और इसको भी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एक एंट्री अपन बना देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हनुमान स्टोर ₹10,000 टू मोहन किराना स्टोर ₹8,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल हो गया 18,000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से अपन ने ये एंट्री बनाई, ये कहलाती है कंपाउंड एंट्री और मिक्स्ड एंट्रीज। नेक्स्ट अपन लेते हैं, इन्हीं एंट्रियों में अदर कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है, जैसे ड्रॉविंग। ड्रॉविंग्स क्या होता है? जब व्यापार का ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने व्यापार से कैश और गुड्स विड्रॉल करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है, तो वो ड्रॉविंग कहलाता है। अब ड्रॉविंग कैश के रूप में भी हो सकता है और गुड्स के रूप में भी हो सकता है। तो जब ड्रॉविंग्स की अपन एंट्री करते हैं तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, जब अपन कैश विड्रॉल करते हैं यानी अपने व्यापार से कैश निकालते हैं तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे सपोज कि कोई ओनर है, उसने 10,000 रुपये अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, तो यहाँ अपन ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000 से अपन ये एंट्री कर देंगे, ₹10,000 ₹10,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रॉविंग पर्सनल अकाउंट और कैश रियल अकाउंट। तो ड्रॉविंग अपने ओनर के बारे में बताता है, तो ओनर ने पैसा विड्रॉल किया, ठीक है, तो ओनर पर्सनल अकाउंट है, तो ओनर इसने रिसीव किया इसलिए इसको डेबिट किया। एंड कैश गोज आउट हो रहा है, अपने व्यापार से गोज आउट हो रही है, इसलिए अपन ने इसको क्रेडिट किया। ठीक है, अब यदि इसको अपन थोड़ा सा चेंज करें कि मोहन ने अपने व्यापार से 10,000 रुपये कैश
और 25,000 रुपये का गुड्स है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो यहाँ पे एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ₹10,000 और टू गुड्स। जब कोई भी व्यापार से गुड्स या तो अपन विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, या चैरिटी के रूप में देते हैं, या अदर किसी काम से अपन निकालते हैं, तो उस कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि जो अपन ने परचेज किया था उसमें से कम हो गया, तो यहाँ पे अपन देते हैं परचेज अकाउंट। जैसे सपोज कि उसने 25,000 रुपये का माल है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो 25,000, तो टोटल देखो 10,000 कैश विड्रॉ किया, 25,000 गुड्स विड्रॉ किया, तो 35,000 का ड्रॉइंग हो। ठीक है, तो यहाँ नरेशन अपन डालेंगे गुड्स एंड कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ₹10,000 एंड कैश ₹10,000 and goods ₹25,000 withdraw for personal यूज। ठीक है, इस तरीके से अपन इस ट्रांजेक्शन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा। डिस्काउंट का मतलब है कि जब कोई भी व्यापारी किसी को माल सेल आउट करता है और उससे जितने रुपए का उसके MRP होता है, जितने रुपए का उसको देना होता है, उससे कम में वो उसको देता है माल को, तो जितने रुपए उसने कम किए वो कहलाता है डिस्काउंट। तो उसको तो कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसने बट्टा अलाउड किया है। इसी तरीके से जब वो किसी से माल खरीदता है तो जितने रुपए होने चाहिए उसके, उससे कम रुपए दे के वो माल परचेज करता है, खरीदता है, तो वो उसको बेनिफिट होता है, उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। इस तरीके से दो तरह की टर्म्स इसमें हो गए, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड उसको उसने छूट दी है ना, तो एक्सपेंसेस हो गया, एक तरह से लॉस हो गया, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड उसको फ़ायदा हुआ है, इनकम हुई है। अब ये डिस्काउंट जो है ये दो तरह का होता है। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखो। कैश डिस्काउंट अपन जब देते हैं किसी को तो उसका मतलब होता है कि जो पैसा अपने पास कुछ टाइम बाद आता तो अपन अगले को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो अपने को जल्दी पैसा दे देगा, यानी जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए अपन जो डिस्काउंट देते हैं वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। जैसे सपोज कि कोई व्यक्ति है रमेश, उसको मैंने माल सोल्ड किया ₹10,000 का। अब रमेश को मैं क्रेडिट देता हूँ 1 मंथ का, ठीक है। अब रमेश के पास कैश होगा अवेलेबल, फिर भी वो मेरे को कैश पेमेंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको 1 मंथ का क्रेडिट अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रमेश को कहता हूँ ठीक है, यदि आप आज ही पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 3% का डिस्काउंट अलाउड कर दूँगा। तो रमेश के पास पैसे होंगे तो तुरंत मेरे को 3% का डिस्काउंट दे के और कैश पेमेंट कर देगा, यानी 9,700 रुपीज़ वो मेरे को पे कर देगा, यानी 300 रुपये उसको बेनिफिट हो जाता है डिस्काउंट के रूप में। अब दूसरा मैं उसको कहता हूँ कि रमेश यदि आज पैसा नहीं है तो आप मेरे को 7 दिन में पेमेंट कर देना, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट अवेलेबल करूँगा 7 डेज में, ठीक है। अब रमेश क्या करता है, कोशिश करता है कि 7 डेज में अपन इनका पेमेंट कर दें तो अपने को 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से जो पैसा अपने पास 1 महीने बाद आता है वो अपने पास कैश आ जाता है या 7 डेज में पेमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से जब जल्दी पैसा लेने के लिए अपन डिस्काउंट अवेलेबल कराते हैं तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। इस कंडीशन में जितने रुपए अपने को मिलने होते हैं उससे कम रुपया मिलता है। जैसे सपोज रमेश को 10,000 का माल सेल किया, ठीक है, तो एंट्री होगी, रमेश को माल सेल किया था तो एंट्री होती है रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹10,000, ठीक है। अब रमेश अपने को कैश पेमेंट करता है सपोज 7 डेज बाद, यानी आफ्टर 7 डेज अपने को पेमेंट करता है, तो अपन उसको 2% का डिस्काउंट अवेलेबल कराते हैं, 2% का डिस्काउंट देते हैं। तो पैसा जब अपने पास आता है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो 7 डेज में वो पेमेंट कर रहा है, 10,000 का गुड्स अपन ने सोल्ड किया था, 2% का डिस्काउंट अपन उसको अवेलेबल करा रहे हैं, तो 200 रुपीज़ डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब वो अपने को पेमेंट करेगा 9,800 रुपीज़,
ठीक। अब टू कौन अपने को दे रहा है पेमेंट, कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। तो टू रमेश, रमेश के अपन कितने रुपए मांगते थे, 10,000 रुपीज। ठीक है। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम का रूल है, पर ट्रांजेक्शन दो साइड्स पे इफेक्ट डालता है, डेबिट एंड क्रेडिट, और बोथ साइड्स में इक्वल अमाउंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ 200 रुपये का डिफरेंस है। अब देखो कैसे, ये पैसा आया रुपये 9,800 और अपने माल उसको सेल किया था 10,000 का। तो इस कंडीशन में 200 रुपीज़ का अपन ने उसको डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹200। अब ये डिस्काउंट देखो अपन ने डेबिट में लिया, नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट करेंगे। तो देखो 200 रुपये अपने लिए घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, तो 200 रुपये अपन ने यहाँ पे डेबिट कर दिए। ठीक। तो कैश रिसीव का 9,800 रुपीज़, बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया अपन ने 200 रुपीज़, और रमेश के अपन मांगते थे ₹10,000। इस तरीके से कैश डिस्काउंट की अपन एंट्रीज करते हैं। और कैश डिस्काउंट जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए यानी फास्ट पेमेंट के लिए अपन अवेलेबल कराते हैं। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल को इंक्रीज करने के लिए, यानी जितना अपना माल अभी सेल आउट हो रहा है उस सेल को बढ़ाने के लिए अपन इस तरह का डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। जैसे सपोज कि कोई व्यापारी है, उसकी साड़ी सेल की दुकान है यानी साड़ी की शॉप है। अब साड़ियाँ वो सेल आउट करता है, साड़ी सेल आउट करता है, पर डे 10 पीस साड़ी उसकी सेल होती है, और एक पीस साड़ी के वो 200 रुपीज़ लेता है, यानी टोटल कैश अवेलेबल होता है पर डे उसके पास ₹2,000। यानी एक व्यापारी है वो पूरे दिन में 10 साड़ियाँ अपनी शॉप पे सेल आउट करता है, एक साड़ी वो 200 रुपीज़ में सेल आउट करता है, टोटल 2,000 रुपीज़ कैश उसके साथ पास इवनिंग में होता है। अब ये साड़ियाँ उसने परचेज़ की, सपोज करो 10 पीस साड़ी उसने सपोज परचेज़ की 150 की, यानी 1,500 रुपये की। ठीक है। यानी पूरे दिन में उसने जो प्रॉफिट अर्न किया वो अर्न किया ₹500। यानी पूरे दिन में 10 साड़ी बेचेगा, 200 रुपये की एक साड़ी बिकती है, 2,000 रुपये उसके पास कैश आता है। और उनकी जो कॉस्ट थी, जो उससे खरीदा था वो 150 में परचेज किया था, और 10 पीस उसने सेल की तो 1,500 की कॉस्टिंग उसकी आई थी, यानी टोटल मार्जिन उसका हो गया ये पर डे का 500 रुपीज़। अब सपोज करो दीपावली का टाइम है और उसने सेल लगा ली। अब सेल में वो क्या करता है कि जो 200 की साड़ी अपनी शॉप पे सेल आउट करता था वो 180 में सेल कर रहा है। कितने में सेल करता है शॉप उस पर 180, और पूरे डे में उसके 50 पीस सेल आउट हो जाती है। ठीक है। यानी पूरे दिन में जब अपन देखें तो उसकी जो साड़ी की सेल हो जाती है वो 50 पीस की हो जाती है, यानी 9,000 रुपीज़ की साड़ियाँ वो सेल आउट कर देता है पूरे दिन में। ठीक। ये कब, जब उसने एक्स्ट्रा कुछ किया है। अब पर पीस साड़ी उसके जो कॉस्ट है वो है ₹150। ठीक है। यानी 7,500 की उसने साड़ियाँ परचेज की। तो यहाँ देखो जब उसने सेल लगाई तो सेल में जो उसका माल सेल आउट हुआ वो 9,000 का हुआ, यानी कैश की लिक्विडिटी उसके पास इंक्रीज हो गई। जहाँ पहले उसके 2,000 रुपीज़ शॉप पे आते थे, अब कैश उसके पास अवेलेबल होता है 9,000 रुपीज़। कॉस्ट 150 है। अब मार्जिन देखो उसका 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट उसने पर डे अर्न किया, यानी पर डे उसने 1,500 रुपये का मार्जिन इंक्रीज कर लिया, यानी 1,500 रुपये तक उसका मार्जिन है वो बढ़ गया। तो पहले 500 रुपये मार्जिन था, अब उसका 1,500 रुपीज़ मार्जिन हो गया। तो देखो पहले दुकान की पोजीशन ये थी, शॉप की पोजीशन ये थी, अभी सेल में वो इतने रुपए का माल सेल आउट करता है, तो उसकी कैश लिक्विडिटी भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से अपने व्यापार की बिक्री यानी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब इस कंडीशन में क्या होता है देखो कि नॉर्मली वो 200 रुपये पर पीस बेचता था, अभी उसने सेल लगाई तो सेल में वो उसको 180 का सेल कर रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में सेल प्राइस जो था वो 200 से 180 हो गया, यानी 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो इस कंडीशन में जो अपन एंट्रीज करते हैं वो 180 रुपीज़ से एंट्रीज करते हैं। जैसे सपोज करो
कि किसी को उसने माल बेचा 10 पीस साड़ियाँ, तो 10 पीस साड़ी सेल आउट की तो 200 इंटू 10 2000 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी उसकी रेट क्या है, वो 180, तो अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180 पर पीस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज़ 180, ठीक है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिस्काउंट अलग से अपन दिखाते हैं, ठीक है, और इसमें डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाया जाता है, प्राइस कम करके अपन लेते हैं। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। कई बार व्यापारी माल डोनेशन के रूप में दे देता है या चैरिटी के रूप में देता है, माल भी देता है, पैसे भी देता है, तो उसकी अपन एंट्रीज क्या करते हैं। तो देखो जैसे सपोज करो कि गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹4000 कि माल है वो दान में दिया, ठीक है, माल दान में देंगे तो अपन एंट्री क्या करते हैं, देखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में दिया, ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, चैरिटी को डेबिट करेंगे। और क्या दिया अपन ने, गुड्स दिया है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब माल अपने पास से किसी रीजन से बाहर जाता है सेल के अलावा, तो उस कंडीशन में अपन ये मानते हैं कि अपना जो परचेज था उस परचेज में से ये कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे टू परचेज अकाउंट नरेशन गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, ₹4000, ठीक है। सेकंड, इसको यदि अपन थोड़ा सा चेंज कर दें, गुड्स ₹8000 and cash ₹5000 is given as charity, यानी कैश और गुड्स दोनों चीजें उसने दान में दी। तो उस कंडीशन में अपन एंट्री क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, यानी चैरिटी के रूप में उसने दिया है। क्या क्या दिया है, देखो उसके पास से पैसा गया तो कैश अकाउंट, कितना कैश, 5000 रुपीज, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे इसको। कितना माल, 8000 रुपीज। तो माल जब जाता है तो अपन परचेज दिखाते हैं, तो यहाँ पे टू परचेज अकाउंट ₹8000। टोटल डोनेशन जो चैरिटी कितना किया उसने, 13000, ठीक है। इस तरीके से इसका नरेशन अपन यहाँ डाल देंगे। तो चैरिटी के रूप में उसने 13000 का पेमेंट किया, कैश उसने दिया ₹5000 एंड गुड्स दिया उसने 8000 रुपीज, ठीक है। कई बार व्यापारी क्या करता है, चैरिटी उसमें सॉरी उसको लॉस हो जाता है कई तरह का, ठीक है, जैसे लॉस बाय फ्लड यानी पानी के बहाव से माल खराब हो गया, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट माल चोरी हो गया या कैश चोरी हो गया, है ना, या अदर कोई ऐसा रीजन हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, तो उससे उसका माल और कैश है वो जल जाता है। तो उस कंडीशन में अपन एंट्रीज क्या करें, तो देखो यदि लॉस बाय फायर होता है और गुड्स है उसका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो अपन एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यानी आग लगने से और माल नष्ट हो गया ₹10,000, ठीक है। अब लॉस बाय फायर से उसका माल नष्ट हुआ है 10,000 का, तो यहाँ लिखेंगे अपन परचेज अकाउंट, यानी क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट ₹10,000, ठीक है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 तो परचेज अकाउंट 10,000। यदि कैश के रूप में कोई नुकसान होता है तो अपन एंट्रीज करते हैं लॉस
बाई थेफ्ट यदि चोरी हो गया तो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 5000, यानी कैश चोरी हो गया तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर दोनों ही कंडीशन होती है। सपोज करो कि माल पानी के बहाव से यानी बाढ़ से खराब हो गया ₹20,000 और कैश चोरी हो गया 5000। यदि कंबाइंड होता है, दोनों चीज़ें कंबाइंड होती है, तो उस कंडीशन में अपन कहते हैं कि जैसे लॉस बाई फायर है और लॉस बाई फायर से लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अपने को लॉस हो रहा है टू गुड्स, यानी आग लगने से और किसी भी व्यापारी का 30,000 रुपीज़ का माल है वो नष्ट हो गया, तो अपने लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यानी माल नष्ट हुआ 30,000 का तो टू परचेज। उसके गले में कैश पड़ी थी और कैश भी जल गई, तो उस कंडीशन में टू कैश अकाउंट रुपीज़ 10,000। सपोज करो कैश थी उसके पास 10,000 रुपीज़, तो टोटल नुकसान हुआ उसका 40,000। ठीक है, तो अपन एंट्री करेंगे लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया ₹30,000 और कैश डिस्ट्रॉयड हो गया ₹10,000। इसी तरीके से यदि लॉस बाई फ्लड है तो यहाँ लिख देंगे लॉस बाई फ्लड अकाउंट डेबिट, लॉस बाई थेफ्ट है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, है ना। तो जो भी रीजन होगा जिस वजह से माल या पैसा कम होता है उसको अपन डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस होता है। इसी तरीके से अपन आज गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि जो ट्रांजैक्शन अपन करें कैश ट्रांजैक्शन की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जैसे NEFT है, RTGS है या ऑनलाइन UPI पेमेंट अपन करें, तो उस कंडीशन में देखो आगे अपन देखते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। यानी आजकल गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी कर दी है कि कैश पेमेंट है वो कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पेमेंट करते या रिसीव करते हो तो बैंक के थ्रू होना चाहिए। बैंक के थ्रू यानी NEFT, RTGS, ऑनलाइन पेमेंट, UPI पेमेंट या चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में बैंक से रिलेटेड अपने कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी जब अपन बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक से विड्रॉल करते हैं, किसी व्यापारी को से अपन ने माल परचेज किया था तो उसको पेमेंट अपन चेक से करते हैं, है ना। तो उस तरीके से कई सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक रिसीवर है ना, तो रिसीवर पाने वाले को अपन डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अपने पास से कैश गोज आउट हुआ रियल अकाउंट तो कैश को अपन ने क्रेडिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका ऑपोजिट अपन लें कि बैंक से पैसे निकाले तो अपने पास कैश आया, है ना, तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट और गिवर बैंक, यानी इसकी ऑपोजिट एंट्री अपन कर देंगे। अब सेकंड है कि चेक और ड्राफ्ट है वो डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक दिया या ड्राफ्ट है वो किसी से मिला था अपने को और अपन ने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो पाने वाला कौन है, बैंक। ठीक है, और जिस फर्म से या जिस व्यक्ति से अपने को चेक मिला था उसका नाम अपन यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, यानी बैंक में चेक जमा कराया और वो चेक अपने को राजेश से मिला था, तो बैंक अकाउंट डेबिट और राजेश को क्रेडिट करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि ये चेक बाउंस हो गया सपोज करो, ठीक है, तो जब चेक बाउंस हो जाता है यानी वो पैसा अपने खाते में नहीं आता, तो उस कंडीशन में इसकी ऑपोजिट एंट्री अपन कर देते हैं, राजेश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। पेमेंट बाय चेक, यानी पेमेंट किया किसी फर्म को जिससे अपन ने माल खरीदा था, उसको अपन ने चेक दे दिया, तो चेक दे दिया तो जिस व्यक्ति या जिस फर्म को अपन ने चेक दिया उसका नाम लिख देंगे डेबिट में, क्यों, क्योंकि इसको अपन ने पेमेंट किया है। और कैश पेमेंट नहीं किया, कैश करते तो कैश आया था, लेकिन अभी चेक से पेमेंट किया, ड्राफ्ट से पेमेंट किया या बैंक ऑनलाइन पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, कोई भी एक्सपेंसेस अपन पेड करते हैं वो चेक से करते हैं, ड्राफ्ट से करते हैं या बैंक के थ्रू अपन पेमेंट करते हैं, तो जिस भी एक्सपेंसेस को अपन पे किया जाता है, जैसे सैलरी पेड की है ना तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, है ना। अपन कैश करते थे तो टू कैश आता है, लेकिन अपन चेक से, ड्राफ्ट से या बैंक के थ्रू अपन पेमेंट करते हैं तो टू बैंक आएगा कैश की जगह। कैश अमाउंट विड्रॉल फॉर
बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए अपन निकालते हैं तो वो ड्रॉइंग कहलाता है, तो ड्रॉइंग को डेबिट किया। यदि कैश निकालते थे तो कैश आता था, ठीक है। अब ये बैंक से अपन ने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए अपने फर्म के अकाउंट से, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कैश निकालते तो कैश आता, बैंक से निकाले तो बैंक आया, गुड्स निकालते तो टू परचेज आता। अब बैंक में अपना जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पर बैंक अपने को इंटरेस्ट देता है, तो बैंक क्या करता है अपने खाते में डिपॉजिट कर देता है उसको, ठीक है। तो अपने पास पैसा आता है यानी कैश आती है। तो ये कैश नहीं आती है, बैंक में ही अपने खाते में पैसा चला गया तो बैंक के खाते में ये डिपॉजिट हो गया। तो यदि कैश आती तो कैश को डेबिट करते, अब ये बैंक में आया है तो बैंक को डिपॉजिट किया। किस फॉर्म में आया है? इंटरेस्ट के रूप में, है ना। तो ये अपने इनकम हो गई, फ़ायदा हो गया, इसलिए अपने इसको क्रेडिट कर दिया। कमीशन चार्ज बाई बैंक, जब बैंक से अपन कोई भी वर्क कंप्लीट कराते हैं, चेक, ड्राफ्ट या अदर कोई ऑनलाइन पेमेंट या अदर कुछ अपने अकाउंट से कटता है पैसा, तो बैंक कुछ कमीशन लेता है, यानी अपने कुछ काम बैंक करता है तो उसके बदले में कुछ कमीशन लेता है ना। तो कमीशन अपने लिए खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए कमीशन को डेबिट किया। और ये अपन को कैश नहीं देना पड़ता, अपने खाते से ही वो पैसे काट लेता है, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थे जो बैंक से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स को अपन कहते हैं डूबत, यानी डूब गया। कई बार क्या होता है कि जब अपन माल सेल आउट कर देते हैं किसी व्यापारी को क्रेडिट पे, उधार में जब अपन माल सेल आउट करते हैं तो अपने को पता नहीं होता कि अपने अगले व्यापारी की पोजीशन क्या है। लेकिन जब जैसे ही अपन माल को सेल आउट कर देते हैं तो उसके बाद अपने को पता चलता है कि इस व्यापारी की पोजीशन खराब है, या व्यापारी दुकान छोड़ के भाग गया, दुकान बंद करके भाग गया, या अदर कोई रीजन हो गया। तो उस कंडीशन में अपना पैसा डूब जाता है। जब अपना पैसा डूब जाता है तो उस पैसे को अपन बैड डेट्स में डाल देते हैं, यानी ये पैसा डूब गया। जैसे सपोज करो कि शंकर को गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड टू शंकर ₹20,000। शंकर को माल सेल आउट किया तो अपन एंट्री करते हैं शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹20,000, ठीक है। अब शंकर ने अपने को पैसे नहीं दिए, अपन पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए, है ना। तो अपन क्या करते हैं उसके खाते में उसका जो अमाउंट था उसको एक ऐसे अकाउंट में डाल देते हैं जिसको अपन कहते हैं बैड डेट्स अकाउंट। जैसे सपोज अपन शंकर के पैसे मांगते थे और शंकर ने पेमेंट नहीं किया, या शंकर क्या है इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब होता है कि जब किसी व्यापारी का या किसी व्यक्ति का जो लायबिलिटी है, जो कर्जा है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको पे करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता है या बिल्कुल कम असेट्स होती है। तो उस कंडीशन में वो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट से अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लेता है। तो उस कंडीशन में भी उसका पैसा डूब जाता है। तो जब पैसा अपना किसी भी रीजन से डूब जाता है तो अपन बैड डेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। यानी ये पैसा डूब गया और गिवर कौन था? शंकर। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शंकर ₹20,000। यानी ये पैसा जो अपन शंकर के मांगते थे, जिसको अपन माल सेल आउट किया था, उसके पैसे डूब गए तो अपन ने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया और शंकर को क्रेडिट कर दिया और ये मान लिया कि ये पैसा अपना डूब गया। जब अपन एक बार बैड डेट्स में इस पैसे को डाल देते हैं तो अपन ये भूल जाते हैं, ये मान लेते हैं कि शंकर का पैसा अपने पास नहीं आएगा, यानी शंकर बैड डेट्स में चला गया। अब कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो शंकर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और उसकी संपत्ति को बेचने से या उससे कुछ पैसा अपने पास रिसीव हो गया। जैसे सपोज करो 20,000 रुपये मांगते थे और उसने ₹1 में 25 पैसा, यानी टोटल 20,000 का 25%, है ना, यानी 25 पैसे के अकॉर्डिंग अपन ने देखा तो उसकी वैल्यू आती है 5,000 रुपीज़। तो क्या हुआ कि उसका 5,000 रुपीज़ अपने पास आ गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिल गए अपने को? 5,000 रुपीज़। और बाकी पैसा अपना बैड डेट्स में चला गया, डूब गया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 15,000। अब बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं?
क्योंकि लॉस हो गया है, अपने को लॉस हो गया तो बैड डेट्स में डाल दिया अपन इस पैसे को टू शंकर। अब देखो ये दो कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कि शंकर को अपन ने माल सेल आउट किया था, उसका पूरा पैसा डूब गया तो बैड डेट्स काउंट डेबिट टू शंकर, पूरा 20,000 बैड डेट्स में चला गया। सेकंड कंडीशन ये है कि उससे कुछ पैसा अपने को वसूल हो गया, तो जितना पैसा वसूल हो गया कैश अकाउंट डेबिट, जब अपने पास कैश आती है तो अपन डेबिट करते हैं। बाकी पैसा डूब गया तो बैड डेट्स काउंट डेबिट, ठीक है। और टू शंकर अकाउंट 20,000। इस तरीके से अपन ये एंट्री करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि अपन ने गुड शंकर को गुड सोल्ड किया था और वो दुकान छोड़ के, दुकान बंद करके कहीं चला गया और वो पैसा अपन ने मान लिया कि ये पैसा नहीं आएगा, डूब गया। लेकिन 3 4 5 साल बाद वो वापस आता है शंकर और अपने को ये कहता है कि आप मेरे 20,000 मांगते थे, आप इसको जमा करो, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर। जब अपना डूबा हुआ पैसा आ जाता है, यानी एक बार जिसको डूबट में डाल दिया था, बैड डेट्स में डाल दिया था, वो पैसा अपने पास आ गया, तो उस कंडीशन में बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाता है। तो अपने पास पैसा आता है, पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो ये पैसा किससे आया, शंकर से, जो अपन ने बैड डेट्स में डाल दिया था। लेकिन जिस दिन अपन उसको बैड डेट्स में डाल देते हैं उसके बाद अपन ये भूल जाते हैं कि किससे अपन पैसे मांगते थे। तो अब अपन शंकर से पैसे नहीं मांगते, अब अपन पैसे मांगते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से, यानी डूबत ऋण खाता जो है उससे पैसे मांगते हैं। तो ये जो रिकवरी हुई है ये अब शंकर से नहीं हुई, अब हुई है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यानी बैड डेट्स अकाउंट से। तो अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जितने भी पैसे अपने को मिल जाते हैं उससे अपन ये एंट्री कर देंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट लेते हैं अपन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो फिक्स एसेट होती है। मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसमें आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन है वो फिक्स एसेट्स पे लगता है। फिक्स एसेट्स यानी जिस असेट्स को अपन ने परचेज किया, जिस संपत्ति को अपन ने परचेज किया वो कई सालों तक अपने पास रहती है या लाइफ टाइम अपने पास अपने बिजनेस में यूज़ में आती है, वो अपने एसेट्स कहलाती है, फिक्स एसेट्स कहलाती है। और ये डेप्रिसिएशन है ये होता है मूल्यह्रास, यानी मूल्य में कमी आना, ठीक है। अब मूल्य में कमी क्यों आती है उसके कई सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि कोई सी प्रोडक्ट को अपन ने यूज़ में कर लिया, टेक्निक पुरानी हो गई है ना, या घिसावट हो गई, या एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से उसके मूल्य में कमी आ गई, या मॉडल पुराना हो गया उसकी वजह से उसमें मूल्य में कमी आ गई। तो ये कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से उसके प्राइस जो होता है उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी आती रहती है ना, जिसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसका मूल्य है वो पर वर्ष अपने को पर ईयर उस पर डेप्रिसिएशन अपने को कैलकुलेट करना होता है, यानी उसके मूल्य में अपन को कमी करनी होती है, क्योंकि अपन ये मानते हैं ये मॉडल पुराना हो गया, टेक्निक पुरानी हो गई, यूज़ में ले ली, एक्सीडेंट हो गया, या अदर कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से उसके मूल्य में कुछ कमी आती है। उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक तरह से खर्चा होता है, घाटा होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को अपन डेबिट करते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ये केवल फिक्स असेट्स पे होता है। फिक्स असेट्स में भी ज़मीन यानी लैंड एक ऐसा